हेलो नमस्कार साथियों दोस्तों, आज अपने चैप्टर करेंगे रासायनिक समन्वय तथा नियंत्रण। ये करने वाले हैं और इसके अंदर जानेंगे कौन कौन से प्रमुख हार्मोन हैं जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी का नानी क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। रासायनिक समन्वय तथा नियंत्रण क्या है और यहाँ से कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं और आपके होने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, चलिए स्टार्ट करेंगे। रासायनिक समन्वय और एकीकरण है क्या? देखो इसमें अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें अपने पढ़ेंगे अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथि है और इसके हार्मोन कौन कौन से हैं। मानव अंतःस्रावी तंत्र क्या है, हृदय है, वरक है और जठर आंतरिय पथ का हार्मोन है और हार्मोन क्रियाओं की क्रिया विधि क्या है। इसमें देखो चैप्टर में आपके जो जनन वाला चैप्टर आपके दे रखा है, जनन हार्मोन है। इनके जीवों में जनन और जनन में हार्मोन की भूमिका है। इनकी मोस्टली जो हार्मोन जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा जो जैव क्रम है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन दे रखा है, उसमें ये चैप्टर बन जाता है आपका। ठीक है, हार्मोन से संबंधित प्रश्न अगर बनेगा तो यहाँ से आपका बनेगा और यहाँ से अगर इसको कर लेते हो तो आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। चलिए इसमें देखिए, तंत्र का तंत्र विभिन्न अंगों से बीज से एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। यानी कि तंत्र का तंत्र जो है उद्दीपनों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये अपने पढ़ा था तंत्र का तंत्र वाले चैप्टर में। तो तंत्रिका समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं का शरीर जो है सभी कोशिकाओं का तंत्रिकाएं नहीं होने के कारण कोशिकाएं क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित किया जाता है। यानी कि जो समन्वय वगैरह होते हैं, तो अधिकतम जो कार्य होते हैं शरीर के अंदर हार्मोन की सहायता से किए जाते हैं। और तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी मिलकर शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। तो याद रखना, शरीर के क्रियात्मक और कार्यों का समन्वय और नियंत्रित करने का कार्य है कौन सा है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो मिलकर दो प्रमुख तंत्र है हमारे शरीर का। यहाँ से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होंगे और इनका हार्मोन का कार्य क्या क्या रहेंगे, ये अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसमें देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां और इनसे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन सी। अंतःस्रावी ग्रंथियां और इनसे निकलने वाले हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं होती है, यानी कि दो प्रकार की होती है। एक अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गया, एक हो गया बाह्य ग्रंथियां हो गया, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हो गया। यानी कि इसमें यहाँ पे याद रखना, जो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि ये शरीर के अंदर होती है। ठीक है, इसमें का जो रसायन जो स्रावित होगा, हार्मोन स्रावित होगा, ये शरीर के अंदर ही होगा। यानी कि इसमें क्या होती है, ये नलिकाएं विहीन ग्रंथियां होती है और ये नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। और बाह्य स्रावी ग्रंथियां होगी, इनका जो स्राव होगा शरीर के बाहर होता है, तो इसके लिए क्या होती है, नलिकाओं की आवश्यकता होती है, तो इसकी नलिका युक्त होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो सर्वप्रथम प्रथम तो आप यहाँ से याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि है नलिका विहीन है, इसमें नलिका नहीं होती है। और बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो नलिका युक्त होती है। इन इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। और हार्मोन की चिर समझ परिभाषा के अनुसार हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाला एक प्रकार का क्या रसायन है। हार्मोन क्या है, रक्त के अंदर मुक्त किए जाने वाला एक रसायन है जो दुरुस्त लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित कर दिया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन क्या है, सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाला एक अपोषक रसायन है। यानी कि कोई इनसे हार्मोन से कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, क्या है, एक अपोषक रसायन है। ये भी आप इस लाइन को याद रख लेना, कहीं कहीं ना कहीं आपको ये दे सकता है। तो हार्मोन के बारे में याद रखना, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है वो अपोषक हार्मोन रसायन है। इसमें क्या पोषक तत्व नहीं होते, जो अंतरकोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। और इस नई परिभाषा के अनुसार क्यू नियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कैसरुकियों में क्या होता है, रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर इनमें समन्वय स्थापित करते हैं। और यह मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया। ठीक है,
इसमें हम पढ़ेंगे तो मानव का अंतःस्रावी तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। तो आप यहाँ से केवल इतना याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या, स्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन है, और जो हार्मोन है ये अपोषक रसायन है, ठीक है, अपोषक रसायन है जो रक्त के अंदर मुक्त किया जाता है। और अंतर कोशिकाएं क्या है, संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, कौन, अपोषक रसायन है, संदेश वाहक के रूप में कार्य करने का कार्य करते हैं। अब देखिए मानव अंतःस्रावी तंत्र किस प्रकार का है। जो मानव अंतःस्रावी तंत्र है इसमें देखो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो अग्रमस्तिष्क का भाग है, पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, अधिवर्ग ग्रंथि है, और इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और इनका प्रमुख कार्य क्या है। तो मोस्टली प्रश्न बनते हैं यही बनते हैं, जैसे अंडाशय हो गया, मादा जनन भाग है, नर जनन भाग है, वर्षण है, और यहाँ से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होंगे, और यहाँ से मोस्टली जो प्रश्न कुछ प्रकार बनेंगे वो अपने इससे जानेंगे। देखो यहाँ से ही अपने के मोस्टली प्रश्न बनते हैं। अब देखिए इसमें मानव अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि है, पीनल ग्रंथि है, थायराइड है, एंड्रिनल है, अग्नाशय है, पैराथायराइड है, थाइमस है, और जनन ग्रंथियां नर में वृषण और मादा में अंडाशय है, ये क्या कहलाती है, अंतःस्रावी अंग है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकता है कि निम्न में से अंतःस्रावी अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो याद रखना ये पीयूष ग्रंथि वगैरह है, ये सारी की सारी के अंतःस्रावी है। इससे के अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे जठर आंतरिक मार्ग है, यकृत है, वृक्क है, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। और मानव शरीर के सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण देखो इसमें अपने पढ़ने वाले हैं। चलिए इसमें आगे देखिए हाइपोथैलेमस, देखो हाइपोथैलेमस जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है डाइसेफ्लॉन अग्र मस्तिष्क का आधार भाग है। हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, हाइपोथैलेमस और डाइसेफ्लॉन है आधार भाग है। ये शरीर के विविध कार्यों के नियंत्रित करता है, जिसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं स्रावित होती है, इन न्यूक्ली कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और हार्मोन का नियंत्रित करते हैं। इनका कार्य क्या है, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं उनका क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं और हार्मोन का स्राव करना और उनका नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। हाइपोथैलेमस में स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। जो हाइपोथैलेमस है उसमें दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, इसमें है एक तो है मोचक हार्मोन है। मोचक हार्मोन का मतलब क्या हो गया, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्रावित को प्रेरित करते हैं, इनकी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा मोचक हार्मोन। ये कहाँ से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से निकलेगा, अगर मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग है इस प्रकार करेगा। एक निरोधी हार्मोन है, यानी कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकने का कार्य करतेगा। जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकल रहे हैं उनको रोकने का कार्य करता है निरोधी हार्मोन है, यानी कि मोचक हार्मोन हो गया और निरोधी हार्मोन हो गया। ये दोनों के दोनों हार्मोन है पीयूष हाइपोथैलेमस ग्रंथि है से स्रावित होने वाले हार्मोन है। ये आगे चलकर पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकले उनका नियंत्रण और समन्वय करने का कार्य करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक मुक्तकारी हार्मोन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि गोनेडोट्रोपिक मुक्तकारी हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, याद रखना ये होता है हाइपोथैलेमस से। ये कार्य क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधक है। यहाँ से इन दोनों को आप याद कर लेना, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है और गोनेडोट्रोपिक मुक्तकारी हार्मोन है, ये दोनों को दोनों हार्मोन है हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होते हैं। अब ये कार्य क्या करेंगे, ये कार्य जो करेंगे पीयूष ग्रंथि में भी एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पाया जाता है, उनका संश्लेषण एवं स्राव करने को प्रेरित करते हैं। कौन करता है, गोनेडोट्रोपिक मुक्तकारी हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। एक है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये भी
हाइपोथैलेमस से निकलेगा और पीयूष ग्रंथि में वर्धी हार्मोन जो निकलते हैं उनका स्राव का रोधक है, उनको रोकने की कोशिश करेगा। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिका होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अगर पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। स्पष्ट पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होते हैं। यानी कि केवल आपको यहाँ से सोमाटोस्टेरोन हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इनको याद कर लेना, ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक तो पीयूष ग्रंथि का और हार्मोन को स्रावित करने का प्रयत्न करेगा और एक इसमें रोकने का कार्य करेगा, एक इसमें निरोधक का कार्य करता है। सोमाटोस्टेरोन हार्मोन निरोधक का कार्य करेगा। यहाँ से आप इनको याद कर लेना यहाँ से प्रश्न। अब देखिए ये है अगर पीयूष ग्रंथि है, देखो हाइपोथैलेमस भाग हो गया, हाइपोथैलेमिक तंत्रिका कोशिका है, न्यूहाक परिसंचरण है और बस ये हो गया इसका बस पीयूष ग्रंथि हो गया। तो ये पीयूष ग्रंथि के भाग है। अब देखिए इसमें जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि एक सेलाट्रसिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होती है। सेलाट्रसिका नामक एक अस्थि गुहा होती है, वहां पर पीयूष ग्रंथि होती है और एक वर्त द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। याद रखना, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है कौन सी? पीयूष ग्रंथि है। जैसे ये दे रखा है, ये हाइपोथैलेमस भाग है और इससे जुड़ी हुई है, ये क्या है? अग्र पीयूष ग्रंथि है और ये पश्च पीयूष ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि है जो किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि है जो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडिनो हाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, जो पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया है। पार्स डिस्टलिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पार्स डिस्टलिस है। पार्स डिस्टलिस को क्या कह दिया? अग्र पीयूष ग्रंथि कह दिया। आगे आगे चल के ये दो भागों में डिवाइडेशन होती है। पहले तो हाइपोथैलेमस है, सर्वप्रथम आंतरिकी के अनुसार जो पीयूष ग्रंथि है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में डिवाइडेशन होती है और फिर आगे चलकर एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये दो भागों में डिवाइडेशन होते हैं। पार्स और पार्स डिस्टलिस है और पार्स इंटरमीडिया है। और पार्स डिस्टलिस जो है ये अगर पीयूष ग्रंथि कहती है इसको। ठीक है, अगर पीयूष ग्रंथि है, इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या कहेंगे? पार्स डिस्टलिस है। और पार्स इंटरमीडिया है, ये हो जाएगी पश्च पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। अब देखो यहाँ से जो हार्मोन निकलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जितने भी हार्मोन निकलेंगे, देखो इसमें इसमें वर्धी हार्मोन, देखो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है। वर्धी हार्मोन कौन से? एक वर्धी हार्मोन है, याद रखना, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। पीएच प्रोलेक्टिन हार्मोन है, पीआरएल, या मेमोट्रोपिन हार्मोन जिसको बोला जाता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच है और एड्रिनो कार्टियोट्रोपिक हार्मोन है, एसीटीएच, या कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को बोले जाते हैं एसीटीएच को, या ल्यूटिनर्जिक हार्मोन। इस पर बहुत बार प्रश्न बने हुआ है। अलच है और पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्राव करते हैं। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच हार्मोन या मेलेनोट्रोपिक हार्मोन स्राव करते हैं। पार्स इंटरमीडिया है, ये क्या करेगा? केवल केवल एक हार्मोन का स्राव करेगा, लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, या जिसको बोलते हैं मेलेनोट्रोपिक हार्मोन है। और बाकी के हार्मोन जो है पार्स डिस्टलेस के द्वारा होते हैं। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्य पिंड और पार्स डिस्टलेस दुरुस्त पिंड से लगभग जुड़ा होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा या पस पीयूष ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन। न्यूरो हाइपोफाइसिस है यानी कि पार्स नर्वोस है, ये या पस पीयूष जिसे बोलते हैं, ये क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है। इसमें याद रखना, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और वेसोप्रेसिन हार्मोन है, वेसोप्रेसिन हार्मोन पर पिछली बार प्रश्न आया था एक, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर भी बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। कौन कौन से प्रश्न हम जानेंगे इसमें। देखो चीज क्या है? हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन के वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए यानी कि न्यूरो नर्वस से होते हुए पस पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं।
जो वृद्धिकारी हार्मोन है, अलग जीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है कि अतिरिक्त स्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जिससे क्या बोलते हैं, जायगिटिज्म बोलते हैं, अतिकायता, यानी कि मानव शरीर की हद से ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और इसके अल्पस्राव से अगर कम वृद्धि हो, अल्पस्राव होता है तो इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, बोनापन या वावनता जिसको बोलते हैं। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से अत्यधिक विकृति, विशेष रूप से जैसे चेहरे की विकृति हो जाती है, जिसे अतिकायता या एग्रोली एग्रोगी गेली, अतिकायता या एक्रोगी गेली, ठीक है, अतिकायता या एक्रोगी गेली जिसको बोला जाता है। तो यहाँ तक आप याद रखना, तो वृद्धि हार्मोन की वजह से या स्मेटोट्रोपिन हार्मोन है उसकी वजह से क्या क्या होता है, एतुजाइगेटिज्म, अतिकायता, शरीर का सामान्य आकार से बड़ा होना, या पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, बोनापन जो होता है स्मेटोट्रोपिन हार्मोन की वजह से होता है, और अतिकायता या इसको क्या बोलते हैं, एक्रोगेली बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो विकृतियां वगैरह होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है, वृद्धि हार्मोन या जिसको बोला जाता है स्मेटोट्रोपिन हार्मोन, उसकी वजह से ही होती है। और इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न होती है तथा यदि नियंत्रण न किया जाए तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान करना बहुत कठिन होता है और अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता भी नहीं चलता, यानी कि प्रारंभिक स्थिति में रोग का पता भी नहीं चलता भी रोग हुआ है या नहीं हुआ, धीरे धीरे इसका पता चलता है जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं दे। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये याद रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध नियंत्रण निर्माण के नियंत्रित करता है। ये जो आपका है स्तन ग्रंथियों से, और उसमें दूध नियंत्रण है, दूध का स्त्राव करना है, इसमें 2-3 हार्मोन आपको और भी मिलेंगे, परंतु आपको यहाँ पर याद रखना है प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि करेगा और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करेगा। दुग्ध निर्माण का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। और थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनमें थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्त्राव को प्रेरित करता है। एंड्रिनोकार्टियोट्रोफिक हार्मोन जो है, या जिसको बोला जाता है एसीटीएच बोला जाता है, एंड्रिनल वल्कुट पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकार्टियोकाइड्स नामक स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और श्रवण के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखो इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये मोस्ट है, यहाँ से याद रखना, यहाँ तक आप प्रोलैक्टिन हार्मोन है और वृद्धिकारी हार्मोन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, इसकी कार्य क्या है, ठीक है, ये याद रखना यहाँ से इस प्रकार के मोस्ट अपन। अब देखो इसमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। तो इसमें याद रखना निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं, जननांगों की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन होता है। याद रखना पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो क्या करते हैं, जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है, गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। जननांगों से संबंधित आए तो क्या आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको लगाना है। अब देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य क्या है, नरों में जो नर है उसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नरों में निम्न में से कौन सा हार्मोन जो एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्त्राव को प्रेरित करता है, तो याद रखना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। इसी तरह नरों में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है, और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन शुक्र जनन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और मादा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है पूर्ण विकसित पुट्टिकाओं, ग्राफियन जो पुट्टिकाएं होती हैं से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि मादा में निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, तो कौन सा करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, इसमें याद रखना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और ग्राफियन पुट्टिका के बचे भाग से कॉर्पस ल्यूटियस बनाता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो है मादाओं में अंडाशयी पुट्टिकाओं की वृद्धि और
परिवर्धन को भी प्रेरित करते हैं। जो अंडोत्सर्ग से संबंधित जो आए प्रश्न आपके, तो वहाँ पर कौन सा हार्मोन लगाना है, ल्यूटिनार्जिक हार्मोन है, ये याद रखना। और मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलानोसाइट या मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। त्वचा का रंग किस प्रकार होगा, वो कौन सा हार्मोन निर्धारित करेगा, मेलानिन करेगा, या मेलानोसाइट जिसको बोलते हैं, मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर। ठीक है, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन है, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनसे संकुचन को प्रेरित करता है। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में यहाँ से देखो याद रखोगे, ऑक्सीटोसिन का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध से स्राव को प्रेरित करता है। इससे पहले अपने ये पढ़ा था कि दुग्ध पर स्राव को नियंत्रण करने का कार्य कौन सा करता है, प्रोलैक्टिन करता है। परंतु दुग्ध ग्रंथियों के दुग्ध के स्राव को प्रेरित कौन सा करेगा, याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और वेसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दुरुस्त सम्मिलित नलिका से जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है। और वेसोप्रेसिन हार्मोन है, पिछली बार 2023 में जो एग्जाम हुआ था, मुख्य परीक्षा यहाँ से प्रश्न बना था। ठीक है, वृक्क की दुरुस्त सम्मिलित नलिका से जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित नियमन में से कौन सा हार्मोन करता है, तो वेसोप्रेसिन करता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन करता है, याद रखना। जिसमें मूत्र के साथ जल का ह्रास है, जल का ह्रास होना, यानी कि मूत्र में जल का ह्रास होना क्या कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं, कम हो, अतः इसे प्रति मूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इस हार्मोन को याद रखना, प्रतिमूत्र हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएस हार्मोन किसे कहते हैं, एडीएस हार्मोन बोला जाता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन को बोला जाता है। तो एडीएस के संश्लेषण अथवा स्रावण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है, फलतः जल का ह्रास एवं निर्जलीकरण में हो जाता है। इस स्थिति को उदक में है, यानी कि डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं, यानी कि शरीर से जल का ह्रास और निर्जलीकरण होना। याद रखना, यहाँ से आपको दो प्रकार के मिलेंगे, एक तो होता है डायबिटीज इंसिपिड्स होता है। इंसिपिड्स का मतलब क्या होता है, शरीर से जल का ह्रास और एवं निर्जलीकरण होना। एक होता है डायबिटीज मेलिटस होता है। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, मधुमेह रोग से संबंधित है। ठीक है, ये अपने इसमें पढ़ेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकता है। देखो, डायबिटीज इंसिपिडस है और डायबिटीज मेलिटस है। डायबिटीज इंसिपिडस के से आप याद रखोगे शरीर से जल का ह्रास और निर्जलीकरण है, और डायबिटीज मेलिटस है वो है मधुमेह रोग से संबंधित है, मधुमेह रोग है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें पीनियल ग्रंथि क्या होती है। पीनियल ग्रंथि का क्या क्या कार्य है। तो पीनियल जो ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि अगर मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है, और मेलेटोनिन हमारे शरीर के दैनिक लिए 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। कि मेलेटोनिन हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से होता है। और पीनियल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, शरीर की दैनिक लिए नियमन का महत्वपूर्ण कार्य करने का नियमन में से कौन सा हार्मोन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन करता है, जो कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोने जागने के चक्कर की, शरीर के तापक्रम है को नियंत्रित करता है। तो इसके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय वर्णकता है, मासिक आर्त चक्र है, और प्रतिरक्षा को भी प्रभावित करता है। तो याद रखना, प्रतिरक्षा करने के लिए कौन सा हार्मोन है, पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन है। इसके अलावा मासिक चक्कर का नियमन कौन सा करता है, मेलेटोनिन हार्मोन करता है। उपापचय है, वर्णकता है, वर्णकता शरीर का जो रंग वगैरह है उसको भी कहने के निर्धारण करने का कार्य कौन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन करता है, जो कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना, मेलेटोनिन हमारे शरीर के दैनिक लिए 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस लाइन को आप याद रखना, कौन सा हार्मोन है, मेलेटोनिन हार्मोन है। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। ये देखो, पैराथायरॉइड ग्रंथि है और थायरॉइड ग्रंथि है। ये श्वास नली है, यहाँ पर इसकी दोनों ओर स्थित होती है। ये थायरॉइड ग्रंथि है, और इस पे जोड़े के रूप में, दोनों पर जोड़े के रूप में क्या होती है, पैराथायरॉइड ग्रंथि स्थित होती है, पैराथायरॉइड
अब देखिए थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य रहेगा। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पोलियों से बनी होती है, जैसे यहाँ पर दिखा जा रही है। ये श्वास नली है, ये 2 पोलियाँ यहाँ से देखो, जो गला होता है यहाँ से, ये थायराइड ग्रंथि होती है और उसके ऊपर जोड़े के रूप में पैराथायराइड ग्रंथि होती है। और दोनों पोलियाँ जो है सोंजी उत्तक के पतली पलीनुमा इस्थमस से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड जो ग्रंथि है पुटकों और भ्रण उत्तकों से बनी होती है और प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये पुटक कोशिकाएं हैं, 2 हार्मोन स्रावित करती हैं। तो याद रखना, इन हार्मोन को याद रखना, T4 हार्मोन या T3 हार्मोन है, निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं थायराइड ग्रंथि द्वारा। याद रखना किससे? थायराइड ग्रंथि द्वारा। और T4 हार्मोन को क्या बोला जाता है? टेट्रा आइडोथायरोनिसिस हार्मोन अथवा थायरोक्सिन हार्मोन। एक है ट्राई आइडोथायरोनिन या T3 बोलते हैं। इसका संश्लेषण का कार्य कौन करती है? थायराइड ग्रंथि करती है। और थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो शरीर में क्या हो जाएगा? गलगंड रोग हो जाएगा। देखो इसमें हमारी भोजन में आयोडीन की कमी से अवथायराइडता या थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है और जिसे सिद्धांत क्या कहते हैं? गलगंड रोग कहते हैं। आयोडीन की कमी से, यहाँ से मोस्टली कई बार बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। तो गलगंड रोग है आयोडीन की कमी से होता है और ये किस ग्रंथि में होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। और यहाँ से इसके साथ आप याद रखना T3 हार्मोन है और T4 हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। गर्भावस्था के समय अवथायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रही बालक की वृद्धि विकृति हो जाती है। इसमें बच्चे की अवरोधित वृद्धि है किटिनिज्म यानी कि लंबाई न बढ़ना, या वामनता, मंदबुद्धि है, त्वचा का असमानता, भूख बधिर आदि हो सकता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि की वजह से अगर थायराइड ग्रंथि में किसी प्रकार की विकृति आ जाती है या आयोडीन की कमी हो जाती है तो इस प्रकार की ये रोग है जो गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकते हैं। वैसे स्त्रियों में अवथायराइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है और थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? असामान्य रूप से अधिक हो जाती है और इस स्थिति को क्या कहते हैं? थायराइड अतिसक्रियता। यानी कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है? अति सक्रिय हो जाती है आयोडीन की कमी से और जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो अधिक मात्रा में हार्मोन को स्रावित करते हैं, तो शरीर की कार्य की पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इसमें याद रखना गलगंड रोग है, अवथायराइडता क्या है, और ट्राई आइडोथायरिन T3 है और टेट्रा आइडोथायरोनिसिस T4 है, जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। इन हार्मोन के बारे में याद रखना, यहाँ से मोस्टली प्रश्न आपके बन। अब देखिए थायराइड हार्मोन जो है आधारीय उपापचय दर से नियमन की मुख्य भूमिका निभाते हैं और ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। ये भी याद रखना, यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है, अगर एक थायरोक्सिन हार्मोन दे दे, आधे से ज़्यादा विद्यार्थी इसको गलत कर देंगे अगर नहीं पढ़ा हुआ तो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोच भी नहीं सकते कि क्या थायराइड ग्रंथि द्वारा लाल निकलने वाला हार्मोन जो है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भूमिका निभाता है या नहीं निभाता। तो इसमें याद करना, इसको नोट कर लो कि इसमें जो निकलने वाला हार्मोन है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। और थायराइड हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और वसा के उपापचय संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। और थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, ये भी प्रश्न बन सकता है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक प्रोटीन हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो थायरोकैल्सिटोनिन याद रखना। थायरोकैल्सिटोनिन है एक प्रोटीन हार्मोन है जिसको क्या बोलते हैं? TCT। तो ऑप्शन में आपको TCT भी शॉर्ट फॉर्म में मिल सकता है, क्योंकि बहुत बार जो अपनी बड़े थे ACTH हार्मोन है, GH हार्मोन है, ADH हार्मोन है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी ऑप्शन में डाल देते हैं कई बार। तो TCT हार्मोन याद रखना, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक प्रोटीन हार्मोन है, का भी स्त्राव होता है जो रक्त में कैल्शियम स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। और नेत्रोत्सदी गलगंड एक्सऑप्थोमिलिक ग्वाइटर होता है। एक्सऑप्थोमिलिक ग्वाइटर यानी कि नेत्रोत्सदी गलगंड क्या होता है? देखो थायराइड अतिसक्रियता का एक रूप है और थायराइड ग्रंथि में वृद्धि जो है नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभार आना
जब कई बार क्या होता है थायराइड ग्रंथि में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होने की वजह से क्या होता है, जो नेत्र गोलक है, नेत्र है, उसमें बाहर की ओर ज़्यादा उभार देने लगती है। तो इसको रोग को क्या कह दिया, नेत्रोत्सर्गी गलगंड कह दिया, या क्या कह दिया, एक्स ऑप्थेल्मिक वाइटर कह दिया। आधारी उपापचय दर से वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण है। इससे क्या कहते हैं, ग्रेविस रोग कहते हैं। ग्रेविस रोग याद रखना। प्रश्न यहां से बनेगा, निम्न में से ग्रेविस रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, या ग्रेव्स रोग है। याद रखना थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इसमें क्या होगा, थायराइड ग्रंथि जब अति सक्रिय हो जाती है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो नेत्र गोलक क्या होते हैं, बाहर की ओर उभर जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये एक रोग हो जाता है, ग्रेविस रोग हो जाता है, ग्रेविस से रोग हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट अपने पैराथायरॉइड ग्रंथि है और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में अपने करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहना शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको दे देंगे। आपको पीडीएफ जो आपको मिलेगी, एक जोन क्लासेज है अपना, वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा नाना क्लासेज है, ठीक है, नाना क्लासेज शिव सर है, ठीक है, दोनों चैनल पर, चैनल तो है, दोनों चैनलों पर यहाँ से इस पीडीएफ को डाल दी जाएगी। ये पीडीएफ मैंने जो पीडीएफ लाई जा रही है, साथ में इसमें येलो कलर का निशान लगाया होगा, ताकि आप जब दोबारा पढ़ो तो आप जल्दी जल्दी पढ़ सको। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।